हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 11वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक वितान का पाठ आलो अंधारी का भाग 9 पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने देखा कि बेबी के पिता उससे मिलने आते हैं, जो उसके जीवन में बहुत सी खुशियां तो लाते ही साथ ही एक दुखद समाचार लाते हैं उसकी माँ की मृत्यु का। और उसके बाबा के वापस जाने के बाद में कई दिनों तक उसका मन बहुत ख़राब रहता है। वो पछताती है कि मेरी माँ मर गई और मैं आंखों से उनको देख तक नहीं पाई। मुझे बाबा के गिरते स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता लगी रहती है, मतलब उसके पिता की अब तबीयत ठीक नहीं रहती थी। इसी बीच जेठू और शर्मिला दी की कई चिट्ठियाँ भी आ पहुँची थी और उनके जवाब की देने की चिंता अलग से लग रही थी कि उन दोनों को उसको जवाब देना था बेबी को। चिट्ठियों के जवाब देने से दोनों खुश होंगे, मेरा मन भी बहल जाएगा थोड़ा सा। यह सोचकर एक दिन सारी चिट्ठियां लेकर बैठ गई। जवाब देने से पहले उन चिट्ठियों को एक बार फिर पढ़ लेना जरूरी समझकर मैंने पहले जेठू की चिट्ठियां उठाई और किसी कहानी की तरह उसे पढ़ने लगी। तातूस ने तुम्हें शब्दकोश की मदद लेने को ठीक ही कहा है, मेरी भी यही राय है। मतलब शब्दकोश मतलब डिक्शनरी, उसका प्रयोग करके शब्दों का अर्थ समझ सकेंगे। चिट्ठी लिखने में भूले तो होगी ही, लेकिन क्या इसी से तुम चिट्ठी लिखना बंद कर दोगी क्या? मतलब चिट्ठी लिखना भूल के कारण नहीं छोड़ना चाहिए। बार बार जिज्ञासा करना कोई बुरी बात नहीं है, जिज्ञासा होने से ही हम लिख पाते हैं। तुम्हारी कहानी क्या इधर सोई पड़ी है तुम्हारे तातूस की तरह? 9 वर्ष में खूब लिखो, मल्लेश्वरी की तरह मोटी सोटी हो जाओ, यही मेरी कामना है। मतलब ये सारी जो खबरें और बातें हैं वो चिट्ठियों में पढ़ रही थी वो। तुम्हारा लेखन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है कि तुम्हारे को और भी अच्छा लगे, दूसरों को और अच्छा लगेगा। मैं अपने बंधु आनंद के कहने पर उनका यह लेख तुम्हें भेज रहा हूँ। तुम्हारे लेखन को लेकर तुम्हारे तातूस और तुम्हारे जेठू दोनों के ही सोचने विचारने का कोई अंत नहीं है। ये बहुत सोचते इस बारे में। सबने अधिक खुशी की बात यह है कि पहले की तरह तुम्हें लिखने में कष्ट नहीं हो रहा है। आशापूर्णा देवी की कोई नई किताब पढ़ी क्या तुमने? तुम्हारी लिखावट पहले मुझे काफ़ी कष्ट देती थी, अब कष्ट देने की तो बात तो दूर, तुम्हारी लिखावट देखकर बहुत खुशी होती है। मतलब उसकी लिखावट अब सुधर चुकी है। पढ़ते हुए एक बार भी मुझे तुम्हें डांटने की इच्छा नहीं होती, बल्कि बार बार शाबाशी देने का मन करता है। तुम भूलों की चिंता करने लगे तो एक लाइन भी लिखी नहीं जा सकती है, इसलिए उनकी चिंता किए बिना लिखना होगा। बाद में अपना लिखा स्वयं ही सुधार लेना होगा। इसके बाद जिन लोगों का काम ही है लिखना पढ़ना, उनसे इसे कुछ और सुधरवाने की बारी आएगी। लिखने बैठने से ही लिखा जा सकता है, यह अभिज्ञता तुम्हें निश्चित ही हो गई है। तुम्हारे तातूस ने तुमसे ठीक ही कहा है कि भूल होती है तो फिर भी लिखो। जेठू की जितनी चिट्ठियाँ आती है उतनी मेरी इच्छा होती है कि मैं लिखूं और भी लिखूं। मतलब वो उसका प्रोत्साहन बढ़ाते हैं, उत्साह को हमेशा बढ़ाते रहते हैं। शर्मिला दी मुझे हिंदी में चिट्ठी लिखती थी, उनकी चिट्ठियाँ सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। उनकी चिट्ठियाँ कुछ और ही तरह की होती थी। मैं सोचती थी कि उनके यहाँ भी तो घर के काम के लिए कोई लड़की रखी गई होगी, क्या उनके साथ भी वह वैसा ही व्यवहार करती होंगी जैसा मेरे साथ। मुझे तो वह किसी के घर काम करने वाली लड़की की तरह नहीं देखती थी। चिट्ठियाँ भी ठीक उसी तरह से लिखती थी जैसे अपनी किसी बांधवी मतलब मित्र को, सहेली को लिख रही हो। तातूस उनकी चिट्ठियाँ पढ़कर सुनाते तो अपनी टूटी फूटी बांग्ला में मैं उन्हें लिख देती थी। कभी जब मेरा मन खराब होता था तो उनकी चिट्ठियाँ मुझे आह्लादित कर देती थी, मतलब कि आनंद देती थी। बेबी, एक बार सोच कर देखो कि अपने बाबा को तुम जैसा समझती हो वैसे वह क्यों है? इसका कारण क्या है? थोड़ा उनकी तरफ से भी सोचो, जिन्हें तुम माफ़ भले ही ना कर सको। बेबी, जो हमें अच्छे नहीं लगते उन्हें भी माफ़ किया जा सकता है और शायद वैसा करना ही सही है। मतलब हम जिनके बारे में जो सोचते हैं शायद वो वैसे क्यों हैं, उसका ज़रूर कोई कारण हो सकता है। हमें हर व्यक्ति को माफ़ करना चाहिए। यदि तुम यहाँ आओ तो हम दोनों खूब सजेंगे, फिर खूब नाचेंगे। तुम्हें सजना अच्छा लगता है कि नहीं? मुझे तो कभी कभी अच्छा लगता है। तुम मेरे लिए सजना, मैं तुम्हारे लिए सजूंगी। हम दोनों जब एक दूसरे से मिलेंगे तो जी भर कर हंसेंगे। यदि हंसने की कोई बात न होगी तब भी हंसेंगे। बेबी, तुम यह समय क्या अवाक नहीं रह जाती जब कोई तुम्हारा लिखा हुआ कुछ पढ़कर कहता है कि बहुत अच्छा लिखा है? और तुम क्या कभी ये सोचती हो कि कितनी कठिनाई, इतने कष्ट में बीता तुम्हारा जीवन लिखना शुरू करने के बाद से इतना सुंदर कैसे हो गया है? मतलब जब से उसने लिखना शुरू करा उसके जीवन में बहुत परिवर्तन आए हैं, जीवन बिल्कुल सुंदर हो चुका है उसका। ये सब बातें उसे शर्मिला दी लिखती है। मुझे ये बात बड़ी मज़ेदार लगती है कि शर्मिला दी ने मेरे सजने धजने के बारे में पूछा, क्योंकि सजना धजना मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। मैंने कितनी ही लड़कियों बहुओं को देखा था जो कहीं घूमने जाने की बात उठी नहीं कि सिंदूर की डिब्बी, पाउडर का डिब्बा, आईना, कंघी, न जाने क्या क्या लेकर सजने बैठ जाती थी। साड़ी पहनती तो अपनी किसी सहेली को बुलाकर पूछती, ये देखो तो ठीक से पहनी कि नहीं। अगर सहेली ने उनके मन की बात नहीं कही तो ए ठहरो कहकर साड़ी को फिर से 10 बार खोलती, फिर से पहनती। कोई कोई अपने स्वामी से पूछती, क्यों जी, कौन सी साड़ी पहन
पहनना ठीक रहेगा। स्वामी यदि कहता यह साड़ी पहनो तो उसमें बहुत अच्छी दिखोगी, तो उस साड़ी को पहनने से वह मुस्कुराती हुई जल्दी जल्दी कमरे में चली जाती। फिर साड़ी पहनकर स्वामी के सामने आकर खड़ी होती थी, चाहती थी कि एक बार फिर कहे तुम कितनी सुंदर लग रही हो। सिर्फ यही नहीं, वे चाहती है कि और लोग भी कहे देखो देखो कितनी सुंदर लग रही है। मैं तो देखकर अवाक रह जाती हूँ कि औरतों को साड़ी पहनने से इतना मोह है। मतलब उसे इस तरह से हमें स्पष्ट होता है कि जो बेबी है वो ज़्यादा सजने संवरने की शौकीन नहीं थी, वो बहुत ही साधारण सिंपल रहना पसंद करती थी। इतने के लिए इतना लालच, इतना लोभ। मैं उन्हें देखते कि ओठों पर, चेहरे पर ढेर सारा रंग पोत लिया है, चल पड़ी है अपने स्वामी या किसी और आदमी के साथ घूमने के लिए। रंग पोतना मतलब पाउडर, लिपस्टिक, मेकअप लगाना। ये सब चीज़ें औरतें न जाने क्यों इतना पसंद करती है। मुझे यह सब एकदम ही अच्छा नहीं लगता है। मुझे बचपन से ही अधिक सजना धजना अच्छा नहीं लगता था। बचपन में मेरी दीदी मुझे पकड़कर ज़बरदस्ती मेरी कंघी करती थी, बाल बांधती थी। सहेलियों के साथ कहीं जाना होता था तो सहेलियाँ ही कह कर मुझे सजाती बजाती थी। ब्याह के बाद भी इन सब चीज़ों का शौक़ मुझे नहीं हुआ है। कहीं जाना भी होता था तो बस जैसे तैसे कंघी करके मांग में सिंदूर लगाकर चल पड़ती थी। इस पर भी पाड़े की औरतें मुझे देखकर जलती। वे अगर मुझे देखती तो और भी जलती। उनको उसको बुलाओ, आपस में खुसर खुसर करने लग जाती थी, क्योंकि साड़ी की जगह में सलवार सूट जो पहनने लगी थी, क्योंकि वो साड़ी नहीं पहनती थी, सलवार सूट पहनती थी। यहाँ आकर इस तरह की तुच्छ बातों से मैं बच गई हूँ। यहाँ मुझे सबका स्नेह मिलता है। तातुस के लड़के विदेश से लौटते हैं तो मेरे लिए कुछ न कुछ लेकर आते हैं। माँ ने अर्जुन दा की माँ, मामा मतलब कि अर्जुन दा की माँ आती तो वह भी मुझे कुछ ना कुछ ज़रूर देती थी। मैं सोचती कि इन लोगों को इतना प्यार संभाल कैसे पाऊंगी मैं। अब मुझे आश्चर्य होता है कि जब कोई कहता है कि वह इसके या उसके बिना नहीं रह सकता है, जबकि पहले मैं सोचती थी कि अपने दुर्गापुर के कुछ बंधुओं को छोड़कर मैं नहीं रह सकूंगी। यह सब बस कहने भर की बातें होती है। जो पहले कहा करते थे कि इसके या उसके बिना मैं नहीं रह सकते, वे आज उनके बिना बड़े मज़े में है। वही ना, आपका किसी से घनिष्ठ संबंध हो, आप किसी परिचित के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते, बोले मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है। जीवन में इंसान परिस्थितियों के साथ जैसे अपना जीवन आगे बढ़ाता है और नई परिस्थितियों में ढल जाता है तो वहाँ भी खुश रह सकता है। मैं भी कुछ दिन उदास रही थी जब अपने बंधुओं को छोड़कर मुझे यहाँ पर आना पड़ा था। धीरे धीरे सब ठीक हो गया। बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करने की तरफ मैं अधिक ध्यान देने लगी थी और उसमें मुझे इतना सुख मिलने लगा था कि अपने बंधुओं से बिछड़ने के दुख की जगह मैं अब मानने लगी थी कि उनमें से कोई भी मुझसे मिलने न आए। मैं अपने बाल बच्चों में मगन थी। इस बात से बहुत ज़्यादा खुश थी कि उनकी पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही है। वे अब ना तो पहले की तरह ज़रा ज़रा सी बात पर रोने चिल्लाने लगते हैं, न ही बेमतलब इधर उधर भटकते रहते हैं। मतलब उनके बच्चों का जीवन भी बिल्कुल व्यवस्थित और सुव्यवस्थित होकर पढ़ाई लिखाई की ओर बढ़ रहा था। बातें भी अब वैसे ही करने लगे थे जैसे पहले कभी नहीं करते थे। अभी कुछ ही दिन हुए मैं रात के 8-9 बजे अपने बच्चों के साथ छत पर बैठी थी, बातें कर रही थी। हठात मेरी लड़की ने पूछा, माँ तुम कभी स्कूल गई हो? मैं अवाक हो गई, उसकी ओर देखती रही, सोचने लगी कि इतनी जरा सी बच्ची ऐसी बात पूछ रही है, अब भला मैं इसे क्या जवाब दूँ। मैं कुछ बोलती इसके पहले उसने फिर कहा, माँ एक कविता सुनाओ ना। मुझे क्या वह सब अब याद था, फिर भी जो 2-4 लाइनें मन में आई उसको सुना दी। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, इतनी बड़ी माँ और स्कूल की कविता सुनाती है। उसकी बात पर मुझे हंसी आ गई और कुछ दुख भी हुआ इस बात का मुझे। मैंने सोचा मेरे बच्चे जब इस बात पर हंस सकते हैं तो उस समय तो और भी हंसेंगे जब देखेंगे कि मैं हाथ में अखबार लिए बैठी हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में अखबार पहले कभी तो उन्होंने देखा नहीं था। मतलब उसे अखबार पढ़ना था लिखने पढ़ने की कला को और विकसित करने के लिए। यहाँ मैं रोज़ सवेरे अखबार देखती थी। अंग्रेजी न जानने से उसका सिर पैर कुछ भी समझ में नहीं आ पाती थी। फिर भी तस्वीरें देखकर तातुस से उसके बारे में पूछती थी। तातुस कहते थे, तस्वीरों के नीचे बड़े बड़े अक्षरों में जो लिखा है उसे पढ़ने की कोशिश करो। मैं एक एक अक्षर बोलती जाती, तातुस हूँ करते जाते। जब सारे अक्षर खत्म हो जाते तो तातुस पूरे शब्द का उच्चारण कर देते थे और उसका मतलब भी बता देते थे। बार बार पूछने पर भी कभी कभी वो उकता जाते थे, क्योंकि वो अपना प्रिय अखबार द हिंदू ठीक से नहीं पढ़ पाते थे। इंग्लिश का सबसे प्रसिद्ध अखबार है हमारे भारत का द हिंदू। शायद इसलिए अखबार हाथ में लिए वह कहते, बेबी जाओ, बच्चों को स्कूल नहीं भेजोगी? मैं कहती, हाँ हाँ भेजूंगी, अभी टाइम है। वह फिर कहते, कब भेजोगी? देर नहीं हो रही है। मतलब वो थोड़ा चाहते थे कि वो उन्हें छोड़ दे, उनके पेपर को अच्छे से पढ़ने दें। जाओ, मैं घड़ी की तरफ देखकर उठती। बच्चों को स्कूल भेजना ही तो कोई काम अकेला काम नहीं था। अर्जुन दा के उठने पर उसके लिए कुछ खाना वाना भी बनाना तो पड़ता था। ठंडी रोटी वो खाता नहीं था, इसलिए गरम गरम बनाकर देनी पड़ती थी। उसे अच्छी अच्छी चीज़ें खाने का शौक़ था। चिकन विकन, बिरयानी, पुलाव, कबाब, आलू पराठा, पुदीना पराठा, यह सब उसे बहुत पसंद था। साथ में टोमेटो सूप, केचप, चिकन सूप,
प्याज का सूप जैसा सूप हो तो बहुत भी अच्छा है। मैं उसका खाना उससे पूछ कर ही बनाती थी। लोगों को कुछ कुछ बना बना कर खिलाना मुझे हमेशा अच्छा लगता था। मैं जब अपने स्वामी के पास थी तब भी कभी कुछ न कुछ बनाती थी तो आसपास के लोगों को भी खिलाती थी। इस पर से मेरा स्वामी मुझ पर बहुत गुस्सा करता था। लोगों को किताबें देखकर तरह तरह की चीज़ें बनाकर खिलाना मुझे जितना अच्छा लगता है उतना ही अच्छा अब उपन्यास, कहानी, कविता पढ़ना और अखबार देखना भी अच्छा लगता है। अखबार देखते देखते मुझ पर जैसे उसका नशा चढ़ गया था। तातूस उसमें से जो कुछ मुझे बताते वह सब मेरे लिए बिल्कुल नया होता था और वैसी वैसी बातें बार बार सुनने समझने से मैं रोज़ सवेरे गेट पर खड़ी होकर अखबार आने का रास्ता देखने लगी, क्योंकि अखबार ऐसी चीज़ होती है जो आपको रोज़ नई चीज़ों से परिचित करवाता है। इस प्रकार से बेबी अब नई नई तरीक़ों की चीज़ों को सीखती जा रही है, नई नई चीज़ों की तरफ नए नए शौक उसके बढ़ते जा रहे हैं। उस दिन सवेरे उठने से मुझे थोड़ी देर हो गई थी। नीचे आई तो देखा तातू स्वयं ही अखबार लाकर पढ़ रहे हैं। मैं जल्दी जल्दी किचन में गई, चाय बनाकर लाई, उन्हें चाय देकर मैंने दूसरा अखबार उठा लिया, उनकी तस्वीरें देखने लगी। तातूस बोले, तुम्हारी चाय कहाँ है, जाओ ले आओ। मैं चाय लेकर खड़े खड़े पीने लगी तो उन्होंने कहा, खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ। मैं कुर्सी पर बैठ गई और चाय का गिलास टेबल पर रख कर अखबार देखने लगी। हठात तातूस बोले, बेबी तुम्हें हम लोगों के पास माने इस घर में आए 1 वर्ष हो गया है। तुम सोच कर देखो, मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा लग रहा है, क्या क्या तुम्हें अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, यहाँ आकर तुमने क्या सीखा। इतना कहकर तातूस फिर अखबार पढ़ने लगे। बेबी ने सोचा, भला यह भी कोई बात हुई, पूछने की बात है। उसने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह जाकर खिड़की के पास खड़ी हो गई, आकाश की ओर देखने लगी और उसकी माँ की याद आने लग गई। उसकी माँ की कितनी इच्छा थी कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर एक मनुष्य बने, अच्छे इंसान बने। वैसा कहाँ हुआ, लिखना पढ़ना तो उसका हुआ नहीं था, फिर भी उसका महत्व वह ठीक ठीक समझती थी क्योंकि वह लिखने लगी थी। जब तक उनके लोगों के साथ रही तब तक पढ़ने का उनके पीछे सारे समय पड़ी रहती थी। उसकी माँ आज होती तो उसे पता चलता, क्या स्वयं देखती कि उसकी बेबी आज भी पढ़ना चाहती है या पढ़ लिख रही है, उसको कितनी खुशी होती। आकाश की ओर देखती हूँ जैसे वह अपनी माँ से कहना चाहती है, माँ तुम एक बार आकर देख जाओ, मैं अभी भी पढ़ना लिखना चाहती हूँ, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर अच्छा बनाना चाहती हूँ, तुम्हें बस उसका तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए मुझे। वह अपनी माँ की बातें कर रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, छाती भीगते ही फर्श पर टपक रहे थे। इस प्रकार से अपनी माँ की याद में वो अपनी माँ से अपनी भावनाओं को शेयर करती है, उनकी माँ से अपनी भावना साझा करती है जो इस दुनिया में नहीं है फिर भी। और इस प्रकार से उसका जीवन बहुत ही अच्छा रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। अब आगे के भाग में हम देखेंगे कि बेबी के जीवन में और क्या क्या परिवर्तन आते हैं। धन्यवाद।